नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आपको पता है कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की पुनः परीक्षा है बहुत ही जल्द हो सकती है। तो उसके संबंध में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पे जो सब्जेक्ट वाइज कंटेंट है वो प्रोवाइड कराऊंगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है ना। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस वो देखेंगे जो यूपी पुलिस में बार बार पूछे गए हैं। और जब बार बार पूछे गए हैं इसका मतलब है कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसका मतलब है कि इस बार जो पेपर होने वाला है वो आपको कई शिफ्टों में होगा और पेपर री एग्जाम है, तो थोड़ा सा पेपर हार्ड बनने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस प्रैक्टिस सेट को करेंगे और इसी के साथ ही हर सब्जेक्ट का, जैसे जियोग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, है ना, तो हर तरह का हम लोग चीजों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, पढ़ना है और आपको ये भी देखते हुए चलना है कि यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है ना। मैंने बताया ज्यादातर वो वाले प्रश्न आज रखे हैं मैंने जो यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए। इनमें डैश महिलाएं शामिल थीं। तो इनमें कितनी महिलाएं शामिल थीं ये पूछा गया है। और हमें देखो यही आपसे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसी से आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला 24 जनवरी 1950, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कितने सदस्यों ने क्या कहते हैं सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किया था, 284 सदस्यों ने किया था। पहला हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, अंतिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, ठीक। तो इनमें कितनी महिलाएं थीं? तो आपसे तीन चीजें पूछा जाता है यहाँ पर। आपसे महिलाओं की संख्या पूछी जाती है, आपसे एससी और एसटी पूछा जाता है। तो महिलाएं कितनी थी, एससी कितने थे, एसटी कितने थे। तो महिलाएं थी कुल 15, एससी 26 और एसटी 33। तो एसटी सदस्य थे वो ज्यादा थे, ध्यान रखना, यहाँ उल्टा मत कर देना कि एससी ज्यादा होंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट। देखो मैं आपको डिटेलिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डिटेल्ड नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप यूपीपी का री एग्जाम देने जा रहे हो। अब री एग्जाम का मतलब है कि आपने पहले एग्जाम दिया है, पहले आपने तैयारी की है। अब आपको केवल और केवल क्या करना है, केवल और केवल प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। कम से कम पॉलिटी के मैं आपको 10,000 प्रश्न कराऊंगा आराम से, ठीक है ना। मैंने कई सारे प्रश्न कराए भी हैं, तो मैं टोटल लगा के 10,000 प्रश्न कराने की कोशिश करूंगा ज्यादातर चीजों के, ठीक। इससे होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट होगा वहां मैं एक्सप्लेनेशन जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया। और ये भी कांस्टेबल, यूपीपी कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न। भारत का जो संविधान है आपको पता है 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार होता है। तो लेकिन इसको हाथ से लिखा किसने है ये पूछा गया है। और अगर आपने यूपीपी 17-18 फरवरी को जो पेपर हुआ था वो अगर दिया है तो उसमें एक शिफ्ट, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा शिफ्ट था, उसमें एक शिफ्ट में पूछा गया था प्रश्न। ये बताइए जो संविधान है, मैं दोनों प्रश्न बता रहा हूं, जो संविधान है इसका जो डिजाइन है, जो पेज होते हैं, पेज के साइड में जो डिजाइन बनी हुई है, इस डिजाइन को किसने किया है ये प्रश्न पूछा गया था। और इसमें क्या पूछा गया है कि हाथ से लिखा किसने है। तो याद रखना है, जब भी आ जाए हाथ से लिखा किसने है तो आप करोगे ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन सी इज द राइट। और जब भी आ जाए डिजाइन किसने किया है तो आप करोगे नंदलाल बोस। डिजाइनर कौन है पेज के? नंदलाल बोस, ठीक है ना। ये आपका अभी हाल ही में पूछा गया है किसी शिफ्ट में, ठीक। अगला देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब डैश कहा जाता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, यही आपसे हजारों बार पूछा गया प्रश्न है, लेकिन वही प्रश्न आपको दे दिया है और एसआई में पूछा गया प्रश्न है ये। तो संविधान सभागृह में हुई, कुल मिला के जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई है, इसको पहले संविधान सभागृह कहा जाता था। अब क्या कहा जाता है ये पूछा गया था। संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, लोकसभा कक्ष, राज्यसभा कक्ष या पुस्तकालय भवन।
तो भैया इसको कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, सेंट्रल हॉल। क्या बोला जाता है? सेंट्रल हॉल बोला जाता है। वहीं पर ये बैठकें सब हुई थी, इसमें आपकी कुल बैठक, संविधान सभा की कुल बैठक, वाचन और अधिवेशन। क्या? अधिवेशन। तो अगर बैठक आ जाए तो 166 बैठकें हुई थी, वाचन 3 हुए थे और अधिवेशन टोटल 12 हुए थे। इसमें से पहली हुई थी 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी और अंतिम 24 जनवरी 1950 को समाप्त हुई थी। ठीक है, ये क्या थी? 24 जनवरी 1950 को 166वीं बैठक थी, 12वां अधिवेशन था और अंतिम वाचन अंतिम तिथि थी, वाचन की अंतिम तिथि थी। ठीक है, नेक्स्ट। काफी लंबा चौड़ा प्रश्न है और ये यूपीपी में आया हुआ प्रश्न है। इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। देखो प्रश्न आपका, अगर ये इस टाइप का प्रश्न आ रहा है इतना लंबा चौड़ा, तो प्रश्न आपका इजी है। मात कहाँ खा जाते हो आप लोग? क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब है कि टाइम टूटेगा, इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा हेजिटेशन में चले जाओगे। इस वजह से ये प्रश्न गलत हो जाता है, लेकिन बहुत ही आराम से एक बार में पढ़ना है, क्लियर हो जाएगा। क्या बोला गया है? भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश थी। बस इतना पूछा गया है। तो कुल मिला के इसका जो सार निकल के आया है वो ये है कि भैया जो कैबिनेट मिशन था, समझिएगा, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का निर्माण किया, संविधान सभा का निर्माण किया। इस संविधान सभा में कौन कौन होगा, इसके लिए उसने इलेक्शन करवाए, चुनाव करवाए। इस चुनाव में संविधान सभा जो चुनाव हुए थे, संविधान सभा की कुल संख्या क्या थी इस चुनाव में, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, जो संख्या थी वो आपकी 389 थी। ऑप्शन बी इज द राइट। और ये जो 389 थे ना, ये बटे हुए थे, जैसे 292 प्लस 93 प्लस 4, आप जोड़ के देखो, 4 3 7 8 9, हाँ 389 बनेगा। इसमें क्या क्या था? ये जो 4 थे ना, ये केंद्र शासित प्रदेश से थे, यूटी। ये जो 93 थे, ये आपके देसी रियासतें थी, देसी रियासतें। और ये जो आपके 292 थे, ये ब्रिटिश प्रांत से थे। कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांतों से ये थे। ठीक, तो ये अलग अलग डिवाइड थे, आपको इतना ध्यान रखना है, ये नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात तुरंत बाद या तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 से 5 प्रश्न आराम से बन सकते हैं, जो कि बार बार पूछे गए हैं। समझिए बहुत अच्छे से। पहली चीज, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से 1947 तक। नहीं पता हमें, कोई दिक्कत नहीं। फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, इसका मतलब है कि जो स्पीकर रहे उनके नाम पता होने चाहिए, तो हम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद वे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर रहे और संविधान सभा के भी अध्यक्ष बने। और चलो ठीक है, इतना ही ले लो। अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे आप लॉजिक क्या लगाओगे, 1946 से 1947 तक, और फिर संविधान सभा के अध्यक्ष बने। इसका मतलब है, ये पूछ रहा है इनडायरेक्टली कि प्रथम स्पीकर कौन थे। जो प्रथम स्पीकर थे वही आपका उत्तर है। इसका सार ये निकल के आया। तो जो प्रथम स्पीकर थे वो थे जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, परेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कैस भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून, सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम पे उपयुक्त कानून बना। अब ये देखना है, आर्टिकल बोला गया है तो हम लिख दें आर्टिकल एक्स। भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने, बदलते कानून, सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम में
नाम से उपयुक्त कानून बना है। इसका मतलब है कि राज्यों का जो बनाना है, राज्यों को बनाना है, राज्य के कानूनों को बदलना, सीमाओं को बदलना, ये किस में किया गया है? आर्टिकल 2 में, 7 में, 5 में या 3 में? आर्टिकल 5 से 11, अगर आप अच्छे से समझिए, आर्टिकल 5 से 11 जो है ये आपका आता है भाग 2 में, और जो भाग 2 है ये पूरा का पूरा संबंधित है नागरिकता से। इसका मतलब है 7 और 5 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नागरिकता की तो बात ही नहीं की गई। उसके बाद 2 और 3 बचता है। तो आर्टिकल 2 में अगर मैं बताऊं तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि बाहरी क्षेत्र को, समझिएगा, बाहरी क्षेत्र को भारत में मिलाना। अब वो कैसे मिलाना है, क्या करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी आर्टिकल 2 में दी गई है। अब क्वेश्चन में कहीं भी बाहरी क्षेत्र के बारे में नहीं दिया गया है, यहाँ पर राज्यों को बदलना, सीमाओं को बदलना, कानून को बदलना, ये किया गया है। तो ये आपका ऑप्शन डी, आर्टिकल 3 इज द राइट आंसर। इसमें क्या लिखा हुआ है कि संसद कानून बनाकर किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है, राज्यों की सीमा को बढ़ा सकता है, और है ना, तो ये सब परिवर्तन कर सकता है। किसके तहत? सामान्य विधेयक के तहत, सामान्य बहुमत, सॉरी, सामान्य बहुमत, विधेयक नहीं, सामान्य बहुमत, जो कि होता है 1/2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन में, नए राज्यों के गठन के विषय में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर नए राज्यों को गठन करना है, राज्यों का नाम में परिवर्तन करना है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो हम जाएंगे आर्टिकल 3 के पास। ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर है? अगर मैं यहीं पर बात कर लूं, ये जो तमाम आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल 9 की अगर बात करें तो ये क्या है? आर्टिकल 9 विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है ना। अगर आर्टिकल 12 की बात करें तो इसमें राज्य शब्द का उल्लेख है। क्या है? राज्य शब्द का उल्लेख है। और अगर आर्टिकल 22 की बात कर लेंगे तो इसमें है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अगर आप गिरफ्तार हो जाते हो, आपने अगर कोई जुर्म नहीं किया है, तो उसमें आप क्या क्या प्रावधान है, आप बच सकते हो। ठीक है ना। तो वो आर्टिकल 22 में दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे, आगे डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? विधानसभा है। इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया संघ राज्य क्षेत्र है, इसका मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, इसका मतलब यूटी है, यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा है। अंडमान निकोबार, दमन द्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़। तो देखिए, अगर मैं वर्तमान की बात करूं, तो आपका पुडुचेरी, आपका दिल्ली, और अब तो जम्मू कश्मीर भी हो गया है। तो इन 3 जगहों में विधानसभा है। आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में, जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो उसमें संसद के सभी निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। और ये दिल्ली पुदुचेरी के पार्टिसिपेट करते हैं, ये किया गया था 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या थी? विधानसभा थी, इस वजह से। ठीक है ना। तो सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान की बात कर रहा है, तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। अगर मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान का मतलब है 26 जनवरी 1950। तो मूल संविधान की अगर बात करें, जब संविधान लागू हुआ तो इसमें 8 अनुसूचियां थी प्लस 4 बाद में जोड़ी गई हैं, 4 बाद में जोड़ी गई। कौन कौन सी? तो 9, 10, 11, 12 क्रम से बाद में जोड़ी गई। ठीक है। और इनके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल्ड, पूरी के पूरी। अगला देखें, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? 6ठी अनुसूची में क्या है ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपका बहुत बार आ चुका है। अगर अभी आपने RO का पेपर दिया हो 11 फरवरी वाला, या देखा हो, तो उसमें भी ये प्रश्न आया था, यही डिक्टो प्रश्न था आपका। और यह यूपी पुलिस में तो हजारों बार पूछा जा चुका है। 6ठी अनुसूची में आपका क्या है कि पूर्वोत्तर राज्यों में शासन चलाने के बारे में दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में शासन चलाने के संबंध में। लेकिन क्या पूर्वोत्तर राज्यों में सभी राज्य दिए गए हैं? नहीं, केवल 4 राज्य हैं। कौन? असम,
मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं। अब बोला क्या गया है, छठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है, तो त्रिपुरा भी है, असम भी है, मिजोरम भी है, नागालैंड नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट। बताओ, क्लियर हुआ? कितना आसान प्रश्न था। नेक्स्ट, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। तो कुल मिला के राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होना है उसके बारे में किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची 4 में दिया गया है। ध्यान रखना है, अनुसूची 4 में। अगर छठवीं अनुसूची की बात कर लें तो अभी हम लोगों ने देखा है पूर्वोत्तर राज्यों में शासन चलाने के संबंध में। 5वीं अनुसूची में बात कर ले तो यहाँ पर SC/ST क्षेत्रों के बारे में दिया गया है, SC/ST क्षेत्रों में शासन चलाने के संबंध में। और 8वीं अनुसूची में बात करें तो यहाँ पे भाषा के बारे में दिया गया है। कितनी भाषाएं हैं टोटल? 22 भाषाएं अनुसूची 8 में उल्लेखित हैं। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी? अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ना है प्रश्न, बहुत अच्छे से। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि संविधान की रचना के समय, मतलब संविधान जब बना तो हम ये मान के चलिए 1950। ठीक, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी? उस समय थी, 1950 में थी। और हमें अगर थोड़ा सा इसके बारे में अपडेटेड पता है तो हमें 8वीं अनुसूची में जो संशोधन हुए हैं वो पता है। जैसे 21वां संशोधन हुआ था 1967 में, फिर 71वां हुआ 1992 में, और फिर 92वां हुआ 2003 में। इसमें भाषा जोड़ी गई सिंधी, और इसमें भाषा जोड़ी गई नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, और लास्ट वाले में भाषा जोड़ी गई मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। अब ये सभी भाषाएं 1967, 1992, 2003 में जोड़ी गई है। और हमसे बात कर रहा है कि संविधान की रचना के समय 1950 में कौन सी भाषा थी। तो भाई बोडो जोड़ी गई, काट दो। सिंधी भी जोड़ी गई, काट दो। कोंकणी भी बाद में जोड़ी गई है 92 में, काट दो। कश्मीरी भैया नहीं जोड़ी गई, मतलब कश्मीर जो है पहले से थी, पहले से थी, मतलब 1950 में जब संविधान बना तभी से थी। तो ऑप्शन डी इज द राइट। बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपको ये संविधान संशोधन इसके नहीं पता है, आप नहीं कर सकते। ठीक, तो इसी टाइप का क्वेश्चन, और ये भी आपका यूपीपी में आया हुआ है, कहीं ऐसा आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे कि जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? 1950 में कितने अनुच्छेद थे? आपको पता है कि संविधान में जो एक्ट 1935 का जो शासन अधिनियम था, इसी से ज्यादा संविधान लिए गए हैं, सॉरी आर्टिकल लिए गए हैं। तो उस समय थे 395 आर्टिकल। अगर वर्तमान की बात कर लो, यहीं पर वर्तमान में भी 395 ही आर्टिकल हैं, लेकिन जो सब आर्टिकल जोड़ दिए गए हैं, सब आर्टिकल कि मतलब जैसे आर्टिकल 5 का ए, 5 का बी, 5 का सी, आर्टिकल 300 का ए, 300 का बी, तो इस हिसाब से लगभग 450 प्लस आर्टिकल हो गए हैं। और ये आर्टिकल लगभग बढ़ते ही चले जाते हैं कोई भी अगर संशोधन होता है तो। ठीक है, लेकिन जो मुख्य आर्टिकल है वो 395 ही है। ठीक, नेक्स्ट, किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई थी? अब बताना है इसके बारे में कि किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई थी। थोड़ा सा शायद ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, भाषा इसकी सही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं हस्त निर्मित डिजाइन की गई थी, ये लिख लो। ठीक है, और अभी मैंने बताया है कि जो हस्त निर्मित पूरा संविधान लिखा था वो रास बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, और जो डिजाइनर थे वो थे नंदलाल बोस। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर, नेक्स्ट, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? भारत की राष्ट्रीय भाषा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, आज समझ लो, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हाँ, भारत की राजभाषा हिंदी है। क्या है? राजभाषा, लेकिन राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो 66 है ये किससे संबंधित है? संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, भारत के अटॉर्नी जनरल। तो देखिए, अगर संसद की बात करें, यहाँ पे केवल संसद की बात करें तो ये आर्टिकल 79 में है। अगर संसद के दोनों सदनों की अवधि बात करें, लोकसभा के कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल, ये आर्टिकल 83 में है, 83 में। और आर्टिकल 84 की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें योग्यता है, आगे मैं बताऊंगा। ये आर्टिकल 83 में है कार्यकाल दोनों का। और भारत के अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी, ये आपका आर्टिकल 76 में है। और आर्टिकल 66 बचा क्या? उपराष्ट्रपति का चुनाव। ऑप्शन बी इज द राइट। और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आपको पता है कि सभी सदस्य, निर्वाचित मनोनीत, दोनों भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। और राष्ट्रपति के बारे में बता ही चुका हूं, क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो संघ शक्ति समिति, मैंने आपको हजारों बार बताया है कि जहां पे भी संघ लग जाए किसी भी समिति में तो आप पीटी नेहरू करोगे, और जहां पे भी प्रांत लग जाए, प्रांतीय लग जाए, वहां पे आप सरदार पटेल करोगे। तो संघ लगा है मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू करके। ऑप्शन डी इज द राइट। सिंपल क्वेश्चन है, यूपीपी कांस्टेबल में आया हुआ है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया है। किसके द्वारा हाथ से लिखा गया है? हम लोगों ने देखा है अभी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? इंपॉर्टेंट है ये भाग। देखो, जब भी आ जाए भाग कितने हैं, तो जो मूल भाग है वो है 22। लेकिन फिर वही मैं बात करूं, जैसे भाग आप पढ़ते हो 4A, भाग 4A जिसमें मौलिक कर्तव्य, फिर 9 का A, 9 का B, इस हिसाब से जो सब भाग हैं, जैसे सब आर्टिकल होते हैं वैसे सब भाग जो जोड़े गए हैं, तो वो लगभग 25 प्लस हो गए हैं टोटल करते करते। लेकिन जो मूल भाग है वो 22 ही है, तो इस वजह से ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत क्या है? गणतंत्र है। और भारत में जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये कहां से ली गई है? तो ये लिए गए हैं भैया फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से, तमाम देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है, तो वैसी गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है ये भारत ने कहां से ली है? फ्रांस से ली है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भारत का शासन है ये वंशानुगत शासन नहीं होगा, इसमें बार बार चुनाव करवाए जाएंगे, और जो जनता जिसको तय करेगी वही केंद्र में, मतलब वही जो है शासन करेगा। इस वजह से ये किया गया है। अच्छा, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। एक चीज और समझो, आपने देखा होगा गणतंत्र दिवस में तमाम देशों के, अलग अलग देशों के चीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं उनको गेस्ट बुलाया जाता है, चीफ गेस्ट के तौर पर उनको बुलाया जाता है। लेकिन एक चीज समझ लो, अगर कोई गेस्ट लास्ट मोमेंट पे मना कर दे तो भारत क्या करेगा? फ्रांस के जो प्रधानमंत्री है उनको बुलाएगा, और फ्रांस मना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो फ्रांस से ही ली गई है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि शायद यूएसए के प्रेसिडेंट्स को बुलाया गया था लेकिन वो नहीं आ पाए थे, तो फ्रांस में तुरंत फोन किया और तुरंत आ गए थे। क्यों? क्योंकि गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से ही ली गई है, इस वजह से तो उनका एक अधिकार हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन जो स्थायी अध्यक्ष थे, जो हमेशा के लिए रहे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो वो देशी रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि ये संविधान सभा के खिलाफ थी। संविधान सभा के खिलाफ समझो, संविधान सभा के खिलाफ दो लोग थे, एक मुस्लिम लीग और दूसरा हैदराबाद रियासत। क्यों? क्योंकि ये दोनों चाह रहे थे कि पाकिस्तान मिल जाए, पाकिस्तान अलग हो जाए और हम लोग पाकिस्तान चला जाए। तो हैदराबाद आपको पता है, अगर आप मैप देखोगे दक्षिण भारत, तो हैदराबाद इधर साइड पड़ता है, अब पाकिस्तान इधर साइड। इसका मतलब इधर से इधर एक रोड बनानी पड़ती, जो कि बिल्कुल भी गलत था, मतलब हमेशा से वो गलत रहा था। क्या किया था सरदार पटेल जी ने क्या किया था कि हैदराबाद पे ऑपरेशन पोलो चलाया था। पुलिस लाठीचार्ज से हैदराबाद को अपने कब्जे में लिया था।
समझ रहे हो, तो ये पावर थी। तो हैदराबाद भाई वैसे भी अगर मिल जाता तो फिर रोड बनानी पड़ती, तो दिक्कतों का सामना और करना पड़ता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, हैदराबाद जो था वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ में था, क्योंकि वहाँ हैदराबाद के क्या थे, निजाम थे, इस वजह से। नेक्स्ट, किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं? तो अगर मैं संविधान के प्रस्तावना की बात कर लूं या उद्देशिका की बात कर लूं, तो इसमें एक ही बार संशोधन हुआ है। मैं अगर ज़्यादा डिटेल ना जाऊं तो मैंने बता रहा हूँ, एक ही बार संशोधन हुआ है, वो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें आपके 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द ऐड किए गए थे। वो है आपके समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। वर्तमान में शब्द हो गए हैं 85 थे, 3 जोड़ दिए गए हैं, वर्तमान में 88 शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित है। तो कब हुआ था संशोधन? 1976 में, 42 1976 में। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के डैश के अधीन है? नागरिकता प्रदान करना, नागरिक के रूप में, मतलब नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना, तो भाई नागरिकता किस में है? 5 से 11 में है, तो बस ऑप्शन सी इज द राइट। सिंपल क्वेश्चन था, जहां पे नागरिकता आ जाए इसका मतलब है भाग 2 की बात हो रही है, और भाग 2 पूरा का पूरा 5 से 11 में है, आर्टिकल 5 से 11 में, बस क्लियर है। नेक्स्ट, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? अगर नागरिकता प्राप्त करनी है तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्राप्त करनी है तो हम या तो जन्म के माध्यम से, देशीकरण, वंशानुक्रम, विलय, विलय के माध्यम से, अगर कोई बाहरी देश या भारतीय क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र में विलय हो गया भारत में तब, और पंजीकरण। पंजीकरण में भी अलग अलग चीजें हैं कि 7 साल के लिए भारत में रहो, है ना, तो ये सब चीजें हैं। ये 5 तरीके हैं जो हम या कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है, 5 तरीकों से। तो इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर। अब अगर पूछ ले, चलो ये तो हो गया प्राप्त कर सकते हैं 5 तरीकों से, अगर किसी को भारत की नागरिकता त्यागना है, त्यागना है तो कितना तरीके हैं? 3 तरीके, मुख्यतः 3 तरीके हैं। पहला है खुद छोड़ दे, भाई खुद ही छोड़ दे। दूसरा है दूसरे देश की नागरिकता अपना ले, और या तीसरा है वो कोई ऐसा अपराध कर दे जिससे भारत खुद उसकी नागरिकता मतलब छीन ले। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं मुख्यतः जिससे त्याग भी जा सकती है, और ये 5 तरीके हैं जिससे प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? तो इसको समझना है अच्छे से। देखिए देखिए क्या बोला गया है कि भारतीय नागरिकों के साथ या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अलग अलग परिस्थितियों में हम अलग अलग बर्ताव कर सकते हैं, अलग अलग भेदभाव कर सकते हैं, बस इतना समझो। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत, यहां तो उपाधि से संबंधित है, छोड़ दो। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये लोक नियोजन है, केवल सरकारी नौकरी में, हटा दो। 15 में क्या है? सामाजिक एकता है, मतलब कहने का कि शिक्षण संस्थानों की बात होती है यहाँ पे, हटा दो। अब हर कोई शिक्षा थोड़ी ना लेता है, लेकिन आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है? विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण। इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति, सॉरी, कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर स्पेशलिटी पर भेदभाव कर सकता है, ये दूसरा पॉइंट है। तो उसमें 2 पॉइंट लिखे गए हैं जो कि सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों पर लागू होते हैं। तो इस वजह से आर्टिकल 14 इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है। नेक्स्ट, उपाधियों का अंत संविधान के डैश के अंतर्गत प्रतिष्ठापित है। तो उपाधियों का अंत किस में है? उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है, अभी हम लोगों ने देखा है। और आर्टिकल 18 किस में है? तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो अधिकार है ये आपका आर्टिकल 29 और 30 में है। जो स्वतंत्रता शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये आपका 23-24 में है।
23-24 में है, और ये आपका स्वतंत्रता वाला ये 19 से 22 में है। और जो समानता है इसमें आपका उपाधियों का अंत है या मैं बोल दूं 14 से 18। आर्टिकल 14 से 18 जितना भी है वो पूरा समानता के अधिकार पे चला जाता है, इस वजह से ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि पहले वो मौलिक अधिकार था, फिर उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया है, और वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में हुआ करता था, जो कि मौलिक अधिकार है। अब इसको हटा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया, और इसको अब कर दिया गया है आर्टिकल 300 ए में, 300 ए या 300 का में, और ये अब कानूनी अधिकार है। क्लियर है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार डैश से संबंधित है। तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत, ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है ना, फेमस आर्टिकल है, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर न्यायालय जा सकता है? तो अगर किसी को भी न्यायालय जाना है तो वो कैसे जाएगा? तो देखिए, अगर किसी को भी न्यायालय जाना है, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो जाएगा आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो ये प्रावधान दिया गया है, और उसी को बोला जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है एक। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? कौन सा गलत है ये बताना है, बता देते हैं। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 बिल्कुल सही। समता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से 18 मैंने बताया ही है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 है, बिल्कुल सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 11 से 13 नहीं है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, मतलब 25 से 28 तक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट, ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है। 20 किससे संबंधित है? आर्टिकल 20 है, यहां बता देता हूं, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट। अब इसमें होता क्या है ये समझो। अगर भाई दोष अगर फिक्स हो गया है आपको, तो आपको क्या क्या रियायतें मिलेंगी? पहली रियायत, आपको एक बार, अगर आप एक अपराध किया है तो उसके लिए एक ही बार सजा मिलेगी। दूसरी चीज, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक अपराध किया, 5 साल की सजा है, 5 साल सजा काट के बाहर आए तो आपको फिर कहा कि अरे भैया तुम तो बाहर आ गए हो, फिर चलो, फिर 5 साल के लिए चलो। ऐसा नहीं है, 5 साल काट ली, अब आप मुक्त हो गए। दूसरा ये है कि जब आपने अपराध किया है उस समय जो कानून था उसी के तहत सजा मिलेगी। जैसे अब आपने कोई 2010 में अपराध किया है, अब आपको 2024 में पकड़ा गया है। 2024 में क्या हो गया है? आईपीसी की धाराएं चेंज हो गई हैं, लेकिन अब आईपीसी की धारा आपको चेंज वाली नहीं लगेगी, आपको पुरानी धारा लगेगी 2010 वाली। क्यों? क्योंकि अपराध आपने 2010 में किया है। ठीक है। तीसरा है, आपको स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, मतलब आपके पास जो नार्को टेस्ट है, ब्रेन टेस्ट है, लाई डिटेक्टर टेस्ट है, इसका प्रयोग ऐसे जल्दबाजी में, मतलब डायरेक्टली पुलिस नहीं कर सकती है। ठीक है। तो ये 3 अधिकार आपको मिल जाते हैं। ठीक, ध्यान रखना, और ये भी आपका कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, जो 20 वाला था ना, आर्टिकल 20, इसमें हम लोगों ने देखा था गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, मतलब अगर आप गिरफ्तार हो जाते हो, सॉरी, दोष सिद्धि में संरक्षण, मतलब अगर आपके ऊपर दोष सिद्ध हो जाता है कि हाँ आपने अपराध किया है, तब आपको क्या क्या संरक्षण मिलेगा। देखिए, जो 22 वाले में है, इस पे क्या है कि अगर आपको गलती से गिरफ्तार कर लिया जाता है तब आप क्या क्या कर सकते हो। तो इसका मतलब है कुछ मामलों में गिरफ्तारी या हिरासत के खिलाफ संरक्षण, ऑप्शन सी इज द राइट। तो आप क्या क्या कर सकते हो? पहला है कि आपको पहले तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा, यात्रा समय को छोड़कर। ठीक है। दूसरा है, अच्छा इसमें कई लोगों को क्वेश्चन आते थे, मान लो अरेस्ट किए, अगले दिन होली है,
तो क्या होली में छुट्टी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। होली के दिन मजिस्ट्रेट के घर आपको ले जाया जाएगा अगर छुट्टी में है तो, ठीक है ना। ये प्रावधान है, कभी आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा। उसके बाद है कि आपको मनपसंद वकील आप अपना कर सकते हो। और तीसरा है आपको क्यों अरेस्ट किया गया है उसका पूरा का पूरा कारण आपको बताया जाएगा। ठीक, ये भी आपको कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है, अच्छा प्रश्न। नेक्स्ट है, अगला है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। भारत में संपत्ति का अधिकार, अभी हमने बताया था कि संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, ये था, लेकिन अब वर्तमान में आर्टिकल 300A में चला गया है जो कि कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन सी इज द राइट। और ये कब चला गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत चला गया। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके तहत आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है ना। और सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिटें जारी करता है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ठीक है ना, तो तमाम चीजें हैं, मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? मूलभूत का अधिकार का मतलब है मौलिक अधिकार नहीं है। समता का अधिकार तो भैया मौलिक अधिकार है। शोषण का विरुद्ध अधिकार भी मौलिक अधिकार है। बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये क्या है? कानूनी अधिकार है। और ये हजारों बार प्रश्न यह पूछा जा चुका है, और इसी सेट में हमको लगता है 5 से 6 बार आ चुका है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लियर है? उसके बाद, विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, दो आर्टिकल, दो चीजें हैं। ये दिया गया है आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, दो चीजें हैं इसमें। क्लियर है? तो अगला प्रश्न नहीं है, अगला प्रश्न नहीं है, मतलब हमारा यही प्रैक्टिस सेट एंड होता है। पॉलिटी के जो भी बेहतरीन क्वेश्चन थे, जो भी पुलिस के लिए बेहतरीन थे, जो भी पुलिस के पेपर में आए हुए थे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, वो मैंने सभी आपको करा दिए। इसी टाइप से टॉप 50 कर करके मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब्जेक्ट वाइज चीजें कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, ताकि जैसे ही कोई वीडियो पड़े आपको तुरंत मिल जाए। आप बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे, और इंपॉर्टेंट लाइक जरूर कर देंगे, आप लोग लाइक नहीं करते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। क्लियर?